Subscribe Kalyani Online Classes channel for all exams. नमस्कार दोस्तों, कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के भाग 2 में आप सभी का मैं डॉक्टर नीरज यादव हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ के इस भाग 2 में एजुकेशनल रिसर्च से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को रखा गया है। आशा है कि ये प्रश्न आपके आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन और बीएड और यूजीसी एनटीए एजुकेशन नेट की परीक्षाओं के लिए लाभकारी होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय एकांश यानी मल्टीपल चॉइस आइटम में एक उत्तम आस्वेधक गुड डिस्ट्रैक्टर उसे कहा जाता है। एक, जो सही उत्तर के समान होते हैं परंतु वास्तव में सही उत्तर नहीं होते हैं। दो, वैसे उत्तर विकल्प को कहा जाता है जिसे सही उत्तर के रूप में निम्नतर समूह के परीक्षार्थियों द्वारा उच्चतर समूह के परीक्षार्थियों की अपेक्षा अधिक चुना जाता है। और तीसरा है, वैसे उत्तर विकल्प को कहा जाता है जिसे सही उत्तर के रूप में निम्नतर समूह की तुलना में उच्चतर समूह द्वारा अधिक चुना जाता है। तो साथियों, जो गुड डिस्ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक विकल्प जो होता है सही होता है और बाकी विकल्प जो होते हैं वो देखने में तो सही प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में सही नहीं होते हैं। और इन उत्तरों को चयनित करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो निम्नतर समूह द्वारा जो है ज़्यादा होती है, जबकि उच्चतर समूह वाला जो है समूह सही उत्तर को ज़्यादा चयन करता है। इस आधार पे अगर यदि इन तीनों में देखें तो पहला और दूसरा जो है गुड डिस्ट्रैक्टर के लिए सही है और इस आधार पे यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षण के एकांश का विभेदक सूचकांक यानी डिस्क्रिमिनेशन इन एकांश का कठिनाई स्तर 0.5 होता है, 0.30 होता है, 1 होता है या 0.85 होता है। तो साथियों, किसी आइटम के डिफ़िकल्टी लेवल का संबंध उस आइटम के डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स यानी विभेदन सूचकांक से सीधे होता है। जो आइटम काफ़ी आसान होते हैं या काफ़ी कठिन होते हैं वह रिस्पोंडेंट को आपस में ठीक ढंग से विभेदित नहीं कर पाते हैं, अर्थात ऐसे आइटम की डिस्क्रिमिनेशन पावर कम होगी। मैक्सिमम डिस्क्रिमिनेशन के लिए आवश्यक है कि आइटम पर जो अपर ग्रुप के सभी सदस्य सफल हों और लोअर ग्रुप के सभी सदस्य उसी आइटम पर असफल हों, अर्थात गलत उत्तर दें। इस प्रकार वैसे आइटम जो पूर्ण रूपेण विभेदन कर रहे हों उनका कठिनाई स्तर 50% यानी 0.5 होगा। इस आधार पे यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंस को आधार मानकर मनोवृत्ति मापने का प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो बोगार्ड ने 1925 में भिन्न भिन्न नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता के लोगों के प्रति मनोवृत्ति मापने के लिए सोशल डिस्टेंस स्केल मेथड का सबसे पहले प्रयोग किया था। इस आधार पे यहाँ पे विकल्प ए यानी बोगार्ड द्वारा सही होगा। अगला प्रश्न है, बोगार्ड्स द्वारा विकसित मनोवृत्ति निकटता, बी कम सामाजिक निकटता, सी अत्यधिक
अनुकूल भाव या डी अत्यधिक प्रतिकूल भाव। तो साथियों, बोगार्ड के सोशल डिस्टेंसिंग स्केल में 7 कथन हैं, जिनमें किसी विशेष राष्ट्रीयता के लोगों के प्रति स्वीकृति की मात्रा के आधार पर मनोवृत्ति की दिशा और मात्रा का बोध होता है। इन कथनों में व्यक्ति जैसे जैसे पहले से 7वें कथन की ओर एक के बाद एक करके बढ़ता है, स्वीकृति की मात्रा कम होती जाती है। अर्थात सबसे ऊपर वाला जो कथन है उसमें स्वीकृति सबसे ज़्यादा होगी और सबसे नीचे वाले कथन में सबसे कम होगी। तो इस आधार पे अगर प्रश्न पर दोबारा नज़र डालें तो बोगार्ड द्वारा विकसित मनोवृत्ति मापनी में सबसे ऊपर की श्रेणी द्वारा सबसे अत्यधिक सामाजिक निकटता होगी, क्योंकि क्रमशः 1 से लेकर 7 तक जो है सामाजिक निकटता घटती जाती है। तो सबसे पहले वाले में अत्यधिक सामाजिक निकटता होगी और इस आधार पे यदि देखें तो विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है, बोगार्ड्स के मापनी में 5वां श्रेणी निम्नांकित में कौन सा है? ए अपने मोहल्ले के पड़ोसी के रूप में, बी अपने देश में केवल अतिथि के रूप में, सी अपने पेशे में नौकरी द्वारा, या डी अपने देश में नागरिक के रूप में। तो साथियों, जो बोगार्ड्स की मापनी है उसमें 7 श्रेणियां हैं। अगर हम उन अपने क्लब में जिगरी दोस्त के रूप में, तीसरा है अपने मोहल्ले में पड़ोसी के रूप में, चौथा है अपने पेशे में नौकरी देकर, 5वां है अपने देश में नागरिक के रूप में, छठा है अपने देश में केवल अतिथि के रूप में, और 7वां है अपने देश से निकाल कर बाहर करूँगा। तो यहाँ पर जो 5वीं श्रेणी है वो है अपने देश में नागरिक के रूप में, जो कि यहाँ पे विकल्प डी में दिया गया है, अर्थात यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, अगर आपसे एक पाकिस्तानी व्यक्ति के प्रति मनोवृत्ति का मापन करने के लिए कहा जाए तो आप निम्नांकित माप नियमों से किस मापनी द्वारा यह कार्य करना पसंद करेंगे? लिंकर्ट मापनी द्वारा, गटमैन मापनी द्वारा, बोगार्ड्स मापनी द्वारा या थ्रस्टन मापनी द्वारा। तो साथियों, जैसे कि अभी हमने देखा है, बोगार्ड्स की मापनी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर आधारित है। इसलिए अगर हमें किसी अन्य राष्ट्रीयता के व्यक्तियों को अगर हमें मापना है, सोशल डिस्टेंसिंग मापनी है, तो हम बोगार्ड मापनी का प्रयोग करेंगे और इस आधार पे विकल्प सी सही होगा यहाँ पे। 7वां प्रश्न है, लिंकर्ट विधि में यदि कोई प्रतिकूल एकांश यानी अनफेवरेबल आइटम है और उसकी अनुक्रिया श्रेणी पूर्ण असहमत, असहमत, तटस्थ, सहमत एवं पूर्ण असहमत 5, 4, 3, 2, 1, बी है 1, 2, 3, 4, 5, सी है 3, 2, 4, 5, 1 या डी 1, 5, 4, 3, 2। तो साथियों, रेनिस लिंकर्ट ने जो है 1932 में समेटेड रेटिंग विधि या लिंकर्ट विधि हमें दी थी। इसमें जो है रेटिंग के लिए उन्होंने 2 तरीके के फेवरेबल आइटम या अनफेवरेबल आइटम्स के आधार पर रेटिंग की हुई है। अनफेवरेबल आइटम जो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन हों, जैसे अगर उदाहरण के लिए हम देखें कि एक स्टेटमेंट है कि तार्किक क्षमता बढ़ाने में गणित महत्वपूर्ण विषय नहीं है, तो ये एक अनफेवरेबल आइटम का एग्जाम्पल होगा। और यदि
हम इसी को इस तरीके से बोलें कि तार्किक क्षमता बढ़ाने में गणित महत्वपूर्ण विषय है, तो ये एक फेवरेबल आइटम का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न में है अनफेवरेबल आइटम, अनफेवरेबल आइटम के लिए जो है अगर हम देखें तो पूर्णतः असहमत के लिए 5, सहमत के लिए 4, असहमत के लिए 4, तटस्थ के लिए 3, सहमत के लिए 2 और पूर्णतः असहमत के लिए 1 रेटिंग पॉइंट दिया जाता है। और इस आधार पे अगर देखें तो विकल्प ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है लिंकर्ट विधि में एकांशों का अंतिम चयन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई या कंटेंट एनालिसिस। तो साथियों लिंकर्ट विधि में एकांशों के अगर फाइनल सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसमें हम आइटम एनालिसिस का प्रयोग करते हैं और इस आधार पे विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकर्ट विधि तथा थर्स्टन विधि में मुख्य अंतर यह है कि ए लिंकर्ट विधि में अनुक्रिया श्रेणी की संख्या 5 होती है जबकि थर्स्टन विधि में अनुक्रिया श्रेणियों की संख्या 11 होती है। लिंकर्ट विधि में एकांशों के चयन का एक वैज्ञानिक आधार होता है जबकि थर्स्टन विधि में एकांशों के चयन का आधार कोई ऐसी वैज्ञानिक कसौटी नहीं होती है। और सी है थर्स्टन विधि में संगतता की कसौटी पर एकांशों की परख की जाती है परंतु लिंकर्ट विधि में एकांशों की परख ऐसी कसौटी पर नहीं की जाती है। जबकि डी है थर्स्टन विधि में जटिलता अधिक है और लिंकर्ट में सरलता अधिक है। तो साथियों लिंकर्ट और थर्स्टन के अगर इन अंतरों के बारे में अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो अंतर है वो है कि लिंकर्ट विधि में एकांशों के चयन का एक वैज्ञानिक आधार यानी आइटम एनालिसिस इसमें होता है जबकि थर्स्टन विधि में एकांशों के चयन का आधार के लिए कोई ऐसी कसौटी नहीं होती है। तो इन चारों में अगर हम मुख्य अंतर की बात करें तो विकल्प बी सही प्रतीत होगा। प्रश्न संख्या 10 है लिंकर्ट विधि में तटस्थ बिंदु पर आने वाले प्राप्तांकों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। बी लिंकर्ट विधि में एकांश विश्लेषण की प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया मानी जाती है। सी है लिंकर्ट विधि में वैधता कम पाई जाती है और डी विकल्प है लिंकर्ट विधि में विश्वसनीयता भी कम पाई जाती है। तो मित्रों लिंकर्ट विधि में हायर स्कोर तथा लोअर स्कोर का अर्थ जो होता है वो स्पष्ट होता है लेकिन उसमें जो न्यूट्रल पॉइंट होता है तो न्यूट्रल पॉइंट पर आने वाले जो प्राप्तांकों का अर्थ है वो स्पष्ट नहीं होता है। कुल प्राप्तांक न्यूट्रल प्राप्तांक पर 2 कंडीशन में आ सकते हैं। पहली कंडीशन है कि प्रत्येक कथन या आइटम पर अपनी प्रतिक्रिया जो है न्यूट्रल कैटेगरी अर्थात अनिश्चित में वो व्यक्त करे। और दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि जहाँ कुछ कथनों पर पूर्ण असहमत और कुछ कथनों पर पूर्ण सहमत की श्रेणी में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे। अब न्यूट्रल पॉइंट पर पहुँचने के इन दोनों तरीकों का अगर वैज्ञानिक अर्थ एक ही नहीं है, इस कारण से न्यूट्रल पॉइंट से कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है या स्पष्ट अर्थ निकालना एक कठिन काम है। तो इस आधार पे हम अगर देखें तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है कि लिंकर्ट विधि से तटस्थ बिंदु पर आने वाले प्राप्तांकों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, ये सही होगा। अगला प्रश्न है कि लिंकर्ट विधि द्वारा तैयार
जो एकांशों की संख्या लगभग 20 से 25 रखी जाती है। तो यहाँ पे विकल्प जो 20 से 25 ए सही होगा। प्रश्न संख्या 12 है, बोगार्ट्स के निम्नांकित कथनों पर ध्यान दें जिनका क्रम उनके अनुसार निश्चित है। ए, विवाह द्वारा निकट संबंधी के रूप में, बी, अपने पेशे में नौकरी देकर, सी, अपने देश में केवल अतिथि के रूप में, और डी, अपने देश में नागरिक के रूप में। तो अगर हम बोगार्ट्स के कथनों को देखें 1 से लेकर 7 तक, तो जो यहाँ पे विवाह द्वारा निकट संबंधी के रूप में, ये पहला कथन है उनके अनुसार। दूसरा, जो अपने पेशे में नौकरी देके, ये चौथा कथन है। सी, अपने देश में केवल अतिथि के रूप में, ये कथन संख्या 6 है। और डी, अपने देश में नागरिक के रूप में, ये कथन संख्या 5 है। और इस आधार पे यदि देखें तो यहाँ पे विकल्प ए 1, 4, 6, 5 ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवृत्ति मापिनी के निर्माण के लिए मनोवैज्ञानिक ने एक ऐसी विधि का निर्माण किया है जिसमें थ्रस्टन विधि, लिकर्ट विधि तथा गटमैन विधि का मनोरम संगम देखने को मिलता है। इस मापनी विधि का नाम है ए, संचय मापनी, बी, मापनी विभेदक प्रविधि, सी, आंशिक मापनी, या डी, निरपेक्ष मापनी विधि। तो साथियों, यानी स्केल डिस्क्रिमिनेशन टेक्निक को दिया। इसमें थ्रस्टन, लिंकर्ट और गटमैन तीनों ही विधियों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो विकल्प बी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, समदृष्टि अंतराल यानी इक्वल अपीयरिंग इंटरवल मेथड तथा आनुक्रमिक अंतराल विधि, मेथड ऑफ सक्सेसिव इंटरवल, दोनों ही विधियों में प्रमुख समानता वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन है? ए, दोनों ही मापनियों के जनक एक ही व्यक्ति हैं। बी, दोनों ही मापनी विधियों के बीच का बिंदु तटस्थ बिंदु होता है। सी, दोनों ही मापनी विधियों में कथनों को कुछ ज्ञात अंतरालों में छांटा जाता है। या डी, उपरोक्त तीनों। तो साथियों, यहाँ पर जो विकल्प डी है, उपरोक्त तीनों, ये सही होगा। क्वेश्चन संख्या 15 है, लिकर्ट विधि में चाहे अनुकूल एकांश हो यानी फेवरेबल आइटम हो या प्रतिकूल एकांश अर्थात अनफेवरेबल आइटम हो, उसके लिए हमेशा तटस्थ बिंदु के लिए एक निश्चित प्राप्तांक ही दिया जाता है। वह प्राप्तांक है। तो साथियों, लिकर्ट विधि में जो तटस्थ बिंदु के लिए, न्यूट्रल पॉइंट के लिए हमेशा जो प्राप्तांक दिया जाता है वो 3 है। थर्स्टन मापनी में संगतता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ रेलिवेंस का मुख्य उद्देश्य है कथनों की आंतरिक संगति यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी का पता लगाना। बी, कथनों का एकांश विश्लेषण यानी आइटम एनालिसिस करना। कथनों की एक विमीयता का पता लगाना या कथनों की पुनरुत्पादकता रिप्रोडक्टिबिलिटी का पता लगाना होता है। तो साथियों, मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल जो थर्स्टन द्वारा दी गई है, इसके द्वारा मापनी के लिए अंतिम रूप से उन कथनों को चुन लिया जाता है
जिनमें इंटरनल कंसिस्टेंसी अधिक होती है। इसके लिए थ्रस्टर ने 1929 में एक कसौटी यानी क्राइटेरिया बनाया, जिसे क्राइटेरिया ऑफ रेलिवेंस कहा गया। तो इस आधार पे यहाँ पे जो विकल्प ए है, कथनों की आंतरिक संगति का पता लगाना, ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से तात्पर्य होता है। ए, एक ऐसा परीक्षण जिसके सहारे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक जांच होती है। बी, एक ऐसा परीक्षण जिसके सहारे व्यक्ति के बुद्धि की जांच होती है। सी, एक ऐसा मानकीकृत प्रविधि यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक जिसके सहारे व्यक्ति के व्यवहारों के प्रतिदर्श का एक वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत माप होता है। तो साथियों, यहाँ पर निश्चित तौर से जो विकल्प डी है, एक ऐसा मानकीकृत प्रविधि जिसके सहारे व्यवहारों के प्रतिदर्श यानी सैंपल का वस्तुनिष्ठ एवं मानकीकृत माप होता है, यही मनोवैज्ञानिक परीक्षण का तात्पर्य है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही है। प्रश्न संख्या 18 है, व्यक्तिक परीक्षण यानी इंडिविजुअल टेस्ट का स्वरूप अधिकांशतः ए, वर्बल होता है, बी, नॉन वर्बल होता है, सी, परफॉर्मेंस होता है, या डी, परफॉर्मेंस और ओरल दोनों ही होता है। तो मित्रों, जो व्यक्तिगत टेस्ट होते हैं यानी इंडिविजुअल टेस्ट जो अधिकांशता होते हैं, वो या तो परफॉर्मेंस टाइप के होते हैं या फिर वो ओरल लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो विकल्प डी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस मनोवैज्ञानिक परीक्षण के एकांशों के प्राप्तांक लेखन के बारे में योग्य विशेषज्ञों के बीच सहमति होती है, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट या पावर टेस्ट। तो मित्रों, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें उनकी स्कोरिंग जो होती है उसमें सभी की योग्य विशेषज्ञों की हमेशा सहमति रहती है, क्योंकि उनमें उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट की स्कोरिंग में इंडिविजुअल का जो थिंकिंग है वो शामिल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे विकल्प संख्या ए सही होगी। समय सीमा टाइम लिमिट होती है ताकि अधिकतर परीक्षार्थी उसका सही उत्तर दे सकें, उसे कहा जाता है पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट, एसे टेस्ट या ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो साथियों, जो पावर टेस्ट होता है उसका उद्देश्य जो होता है कि अधिक से अधिक परीक्षार्थी जो है उसको रिस्पॉन्सेस दे सकें, और यहाँ पर समय सीमा जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। इस आधार पे ये जो विकल्प ए है, क्षमता परीक्षण यानी पावर टेस्ट, इस प्रश्न के रिस्पेक्ट में सही होगा। प्रश्न संख्या 21 है, द्विपंक्तिक सहसंबंध विधि का उपयोग तब किया जाता है जब ए है दोनों चर द्विभाजी होते हैं, बी, दोनों में से एक चर द्विभाजी होता है, सी, दोनों चर सतत होते हैं, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो बाई सीरियल कोरिलेशन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि दोनों में से एक चर का द्विभाजी होना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी जो है वो सबसे सही प्रतीत हो रहा है। प्रश्न संख्या 22 है, काई वर्ग परीक्षण में येस्ट संशोधन किया जाता है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, 1, 2 या 5। तो काई वर्ग परीक्षण में जब येस्ट संशोधन उस कंडीशन में होता है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होती है, अर्थात यहाँ पे विकल्प बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समग्र से 3 यादृच्छिक रूप से चयनित समूहों के छात्रों पर निराश्रित चर का आश्रित चर पर प्रभाव अध्ययन हेतु उपयुक्त सांख्यिकी परीक्षण है। साइन टेस्ट, मीडियन टेस्ट, एफ टेस्ट या टी टेस्ट। तो साथियों, जब 3 यादृच्छिक रूप से अगर समूह हमारे पास हैं और उन पर जो है निराश्रित चर का आश्रित चर पर प्रभाव का अध्ययन करना है, तो उस स्थिति में हम एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो उस आधार पे विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श चयन विधि अच्छा परिणाम देगी यदि जनसंख्या विषमांगी है? क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, रैंडम या परपजीव। तो यदि हमारे पास जो जनसंख्या है वो विषमांगी है, तो उस स्तर में हम जो है स्तरीकृत यानी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का उपयोग करेंगे। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो विकल्प बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 25 है, टाइप 2 त्रुटि तब होती है जब H स्वीकृत किया जाता है जब वह सत्य नहीं होती है, B H अस्वीकृत किया जाता है जब वह असत्य है, C H स्वीकृत किया जाता है जब वह सत्य है, या D H अस्वीकृत किया जाता है जब वह सत्य नहीं है। तो मित्रों, टाइप 2 एरर उस कंडीशन में होती है जब H जो है स्वीकृत किया जाता है जबकि वह असत्य हो। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध प्रक्रिया का लक्ष्य होता है समस्या का समाधान करना, प्रश्नों के उत्तर खोजना, परिकल्पना का सत्यापन करना या फिर निष्कर्ष निकालना। तो मित्रों, शोध प्रक्रिया का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो निष्कर्ष निकालना है, टू ड्रॉ कंक्लूजन ऑफ हाइपोथेसिस। तो इस आधार पे विकल्प संख्या डी सही है। प्रश्न संख्या 27 है, जब जनसंख्या की प्रकृति समांग यानी समजाति हो तो न्यायादर्श चयन करने की सर्वाधिक उपयुक्त तकनीक है परपजीव सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इंसिडेंटियल सैंपलिंग या क्लस्टर सैंपलिंग। तो अगर हमारे पास जो है समजाति होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो उस समय पे सबसे जो सही विधि है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग विधि होगी, क्योंकि उससे जो सैंपल लिया जाएगा वो पूरे समूह का जो है पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन आसानी से करेगा। तो इस आधार पे विकल्प बी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, किसी शोध में संबंधित साहित्य का अध्ययन इसलिए आवश्यक है? ए, शोध के शैक्षिक मूल्य को बढ़ाया जा सके, बी, शोध समस्या के साथ न्याय किया जा सके, डी, शोध परिणामों की व्याख्या एवं समदृष्टि बढ़ाया जा सके। तो साथियों, किसी भी शोध में जो संबंधित साहित्य का अध्ययन यानी रिव्यू लिटरेचर इसलिए किया जाता है ताकि शोध के ज्ञान और कौशल को आगे बढ़ाया जा सके, यानी टू इम्प्रूव नॉलेज एंड स्किल ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे जो विकल्प संख्या डी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई शून्य परिकल्पना की अस्वीकृति होती है, मुख्य शोध परिकल्पना के बारे में निम्न में कौन सा निर्णय उपयुक्त होगा? ए, मुख्य शोध परिकल्पना को भी अस्वीकृत करना, बी, मुख्य शोध परिकल्पना को सही मानकर चलना,
सी शून्य और मुख्य दोनों परिकल्पनाओं को परिवर्तित करना, या डी मुख्य शोध परिकल्पना को संशोधित करना। तो साथियों, यदि कोई शून्य परिकल्पना अस्वीकृत होती है तो हमें मुख्य परिकल्पना को सही मानकर चलना पड़ता है, और यहाँ पे जो विकल्प बी है इसलिए सही होगा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से किस न्यायादर्श चयन तकनीक के लिए यादृच्छिकरण अनिवार्य है? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, परपजिव सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो साथियों, जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है उसके लिए रैंडमाइजेशन एक अनिवार्य कंडीशन है, और इसलिए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्व अध्ययन है? हिस्टोरिकल स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी, सर्वे स्टडी या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी। तो साथियों, जो सर्वे मेथड होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पे विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, इथनोग्राफिकल अध्ययन को निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध वर्ग में रखा जा सकता है? फिलॉसफिकल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च या क्रिटिकल साइंस रिसर्च। तो साथियों, इथनोग्राफिकल जो रिसर्च में होता है वो उसमें हम कल्चर की स्टडी करते हैं, डिस्टिंक्ट ग्रुप के जो है विद इन सोसाइटी जो है हम उनके कल्चर का अध्ययन करते हैं, और इस तरह के जो शोध होते हैं वो मुख्यतः गुणात्मक शोध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिस कारण से यहाँ पे विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आंतरिक और बाह्य विवेचन की आवश्यकता होती है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इथनोग्राफिक स्टडी, डेवलपमेंटल स्टडी या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो साथियों, जो ऐतिहासिक आंतरिक और बाह्य विवेचन आवश्यक होता है, ये उसका एक गुण है, जिस कारण से यहाँ पे विकल्प डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यदि किसी अभ्यर्थी का जेड मापनी पर प्राप्तांक 0 हो तो उसका टी प्राप्तांक होगा 5, 2, 1, 0 या 50। तो मित्रों, जो टी प्राप्तांक और जेड प्राप्तांक में संबंध होता है उसका सूत्र है टी बराबर 10Z + 50। तो यहाँ पे जो जेड प्राप्तांक की वैल्यू 0 है, तो इस आधार पर इस सूत्र की मदद से यदि गणना करें तो टी का मान 50 आएगा, और इस आधार पे विकल्प डी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न संख्या 35 है, किसी बी है 2, सी 3 या डी 4। तो साथियों, किसी भी नियंत्रित प्रयोग में एक समय में एक ही चर का परीक्षण किया जाता है, तो इस आधार पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं? ऑब्जर्वेशन से, टेस्टिंग से, क्वेश्चनायर से या इंटरव्यू से? तो साथियों, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है यानी निरीक्षण विधि है, उससे सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव यानी व्यक्तिनिष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें जो है परीक्षणकर्ता के
व्यू शामिल हो जाते हैं, उसकी अपनी सोच उस पर लागू होती है। इस कारण से जो यहाँ पे विकल्प है ए निरीक्षण, ये सही होगा। अगला प्रश्न, दो प्रतिदर्श वितरण समान यानी सादृश्य होंगे यदि उनके मध्यमान और माध्यिका समान हो, माध्यिका और मानक विचलन समान हो, मध्यमान और मानक विचलन समान हो, या मध्यमान मानक विचलन और प्रतिविचलन अर्थात स्क्यूनेस समान हो। तो साथियों, दो प्रतिदर्श वितरण समान उस स्थिति में होंगे जब उनके मध्यमान और मानक विचलन समान हों, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विस्तार सर्वाधिक होता है? टी स्कोर का, सी स्कोर, तो इसमें जो टी स्कोर है उसकी जो रेंज होती है वो सर्वाधिक होती है, जिस कारण से यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहसंबंध की अधिक निर्भर योग्य माप है? स्पीयरमैन रो, बाइसीरियल कोरिलेशन, पियर्सन आर, या फाई कोफिशिएंट? तो साथियों, पियर्सन आर जो है वो सहसंबंध की सबसे अधिक निर्भर योग्य माप होती है, तो आंसर यहाँ पे सी सही होगा। अंतिम और 40वां प्रश्न है, यदि एक ही प्रतिदर्श से प्राप्त पूर्व परीक्षण और पश्च परीक्षण प्राप्तांकों के लिए टी परीक्षण का प्रयोग करते हैं तो करते समय डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने का निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सही होगा? ए n+1, बी n-1, सी n-2, या डी n+2? तो साथियों, यहाँ पर एक ही प्रतिदर्श से पूर्व और पश्च परीक्षण द्वारा टी परीक्षण का प्रयोग हो रहा है और उसके प्राप्तांक हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस स्थिति में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो मीन क्योंकि निश्चित होगा, इस वजह से एक कम हो जाएगी और इस कारण से यहाँ पे जो आंसर n-1 यानी ऑप्शन बी सही होगा। तो साथियों, ये एजुकेशनल रिसर्च पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा है कि ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभप्रद होंगे। इसी आशा के साथ जल्द ही आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।